बच्चों, लेखक ने इस पूरे पाठ में एक तो गधे के बारे में वर्णन किया है और एक बैलों के बारे में। गधे के बारे में वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि गधे को गधा ही क्यों कहा जाता है। मतलब किसी को बेवकूफ कहना हो तो गधे की संज्ञा दी जाती है कि ये तो गधा है, बहुत बड़ा गधा है, इस तरह की संज्ञा दी जाती है। और जबकि गधे में ऐसे कौन से गुण होते हैं कि उसको मूर्ख का दर्जा दिया जाता है। मतलब उसमें गधे का क्या कसूर। ऐसे ही बातें कुछ निकल कर आई हैं जो इस पाठ में आई हैं, और साथ ही बैलों की दोस्ती किस तरह की दिखाई गई है वो भी इस पाठ में बताया है। तो इस पाठ को A to Z यानी लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद जी, और इस पाठ की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही साथ इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन और इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। चलिए देखो, दो बैलों की कथा जिसको लिखा है प्रेमचंद जी ने। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस पैराग्राफ में गधे के बारे में कि गधे को गधा ही क्यों कहा जाता है। मतलब किसी को मूर्ख कहना हो उसको गधे की संज्ञा दी जाती है। कारण आइए पढ़ते हैं। देखो, जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, जो कि पता ही है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं, परले दर्जे का मतलब बहुत बड़ा बेवकूफ कहना चाहते हैं, तो उसे मूर्ख नहीं कहते, गधा कहते हैं। बेवकूफ नहीं कहते बल्कि गधे की संज्ञा दी जाती है। अब आगे की लाइंस में हम पढ़ेंगे कि गधे को गधा ही क्यों कहा जाता है, यानी मूर्ख क्यों समझा जाता है। दरअसल वो इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि वो उसके अंदर सहिष्णुता होती है। सहिष्णुता मतलब सहनशीलता। इतनी सहनशीलता होती है कि उसको कुछ भी कहो, मारो या सूखा भूसा दे दो, मतलब सूखा खाने को दे दो, कुछ भी ऐसा वैसा खाने को दे दो, लेकिन वो कभी कुछ बोलता नहीं है, कभी गुस्सा नहीं होता। उसके चेहरे पर हमेशा स्थिर भाव बना ही रहता है, मतलब ऐसा ही रहता है। ना कोई विरोध करता है, ना कुछ ऐसा बोलता, मतलब कुछ भी ऐसी गतिविधि नहीं करता जिससे वो जाना जाए कि हां ये भी कुछ है, इसके अंदर भी कुछ दिमाग है। इस तरह की कोई गतिविधि नहीं होती उसके द्वारा। तो इसीलिए लोग उसे मूर्ख समझ जाते हैं। मतलब अगर आप कुछ भी नहीं बोलते, अगर आप किसी के अत्याचारों को सहन करते रहते हो, कुछ नहीं बोलते, तो आप मूर्ख का दर्जा पा जाओगे। यानी ज्यादा सहिष्णुता, ज्यादा सहनशीलता भी आदमी को मूर्ख कहलाती है। और वही दूसरी तरफ अगर आप जवाब देना शुरू कर दो, या जानवर का ही लगा लो, कोई जानवर प्रहार करता है, मारता है, या बात बात पर गुस्सा हो जाता है, क्या उसको मूर्ख कहा जा सकता है? नहीं, क्योंकि वो जवाब देता है। अगर आप किसी जानवर को डंडा मारो और वो भी पलटकर जवाब दे तो उसको कोई मूर्ख नहीं कहेगा। लेकिन गधे को बेचारे को मूर्ख कहा जाता है इसी वजह से, क्योंकि वो सहन करता रहता है। यही बात आगे लिखी हुई है। देखो, गधा सचमुच बेवकूफ है या फिर उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता, सहिष्णुता यानी सहनशीलता ने उसे यह पदवी दे दी है। मतलब ज्यादा ही सहनशीलता हो जाती है जिसकी वजह से उसको यह पदवी मिली है। पदवी मानी ये ओधा मिला है, ये मूर्ख शब्द मिला है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता कि मतलब इसका किसका निश्चय नहीं किया जा सकता कि वो सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन की वजह से उसको मूर्ख कहा गया है। ये अभी निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय अनायासी सीनी का रूप धारण कर लेती है। मतलब गाय तो सींग मारती है, आपने देखा भी होगा, लेकिन ब्याई हुई गाय हो, यानी अगर वो प्रेग्नेंट हो, या यूं कह लो कि अगर वो गर्भ अवस्था में धारण किया हुआ है गाय ने, तब तो वो अनायासी यानी बिना प्रयास के सिंहनी बन जाती है। सिंहनी यानी शेरनी बन जाती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। कुत्ते की बात करें तो वो भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। मतलब वो कभी विरोध नहीं करता। वैशाख एक ऐसा महीना होता है, अप्रैल और मई का मंथ होता है, ये जो अप्रैल और मई माह, ये वैशाख का हिंदू कैलेंडर के हिसाब से वैशाख का महीना, तो उसमें कभी कभी चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो। कौन? गधा। कुलेल का मतलब क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब खेल, कोई एक आध खेल करता हुआ देखा जा सकता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद, विषाद यानी दुख, स्थायी रूप से छाया रहता है। मतलब एक ही एक्सप्रेशन रखता है बस। सुख हो चाहे दुख हो, लाभ हो चाहे हानि हो, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। मतलब ये कितना बड़ा गुण है। लेखक कहता है आगे कि ये कितना बड़ा गुण है कि सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में एक ही स्थिरता बनाए रखता है। मतलब ना खुश होता है ना दुखी होता है। ये तो ऋषि मुनियों के अंदर होते थे ऐसे गुण। मतलब ऋषि मुनि जो होते हैं वो सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में कोई परवाह नहीं करते। उनका जो स्थिरता होती है, उनके अंदर जो स्थिरता होती है वो बनी रहती है। तो गधे में ऋषि मुनियों जैसे गुण हैं। यही बात आगे लिखी हुई है। देखो क्या कहा है कि
ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा यानी चरम सीमा, अंतिम सीमा तक पहुंच गए हैं, लास्ट पॉइंट तक पहुंच गए हैं। मतलब ऋषि मुनियों के जो गुण होते हैं वो सारे गुण इस गधे में पाए जाते हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। मतलब कमाल की बात है, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। मतलब जहां इसके अंदर इतने सद्गुण हैं, इतने अच्छे गुण हैं, उसका अनादर हो रहा है, ये ऐसा तो कभी नहीं देखा गया। कदाचित सीधापन, मतलब सीधापन भी होना संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, इतना सीधा भी मत बनो। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। पहले की बात है ये, आज के जमाने की बात नहीं है। भारतवासियों को अफ्रीका में बहुत बुरी स्थिति में रखा गया था, और क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? ये तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अमेरिका में बहुत बुरी स्थिति हो गई थी भारतीयों की, तो उन्हें घुसने भी नहीं दिया जाता भाई। अच्छा, इंडियंस में यानी भारतीयों में गुण भी थे क्या कि बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए, मतलब बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, मतलब चुपचाप बैठ जाते हैं, फिर भी बदनाम है, फिर भी उनको बेवकूफ माना जा रहा है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा कर रहे हैं, जबकि अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, मतलब वो जवाब देना सीख जाते, तो शायद सभ्य कहलाने लगते, यानी सही कैटेगरी में आ जाते। और इसका एक उदाहरण भी दिया है लेखक ने, जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय प्राप्त की उसने, उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। मतलब जापान अपनी विजय के बलबूते पर सभ्य जाति में गिना जाता है। अब आगे एक गधे की बात छोड़कर अब बैलों के बारे में लेखक कुछ कह रहा है। क्या कहता है? लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है। गधे का छोटा भाई कौन सा? छोटा भाई नहीं है, मतलब वो बेवकूफ है गधा, तो उससे थोड़ा सा कम बेवकूफ एक और प्राणी भी है, एक और जानवर भी है। कौन? जो उससे कम ही गधा है, थोड़ा कम ही मूर्ख है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ के नाम से भी प्रयोग करते हैं। मतलब बछिया के ताऊ एक कहावत है जिसका मतलब है मूर्ख होना। तो गधा हो गया एक ज्यादा मूर्ख, और बछिया का ताऊ थोड़ा कम मूर्ख। तो बछिया का ताऊ यानी बैल, या दूसरे शब्दों में कहें तो मूर्ख, थोड़ा कम मूर्ख का भी प्रयोग कर लेते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे कि बैल सबसे ज्यादा बेवकूफ है, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, और कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है बैल, है ना। अतएव उसका स्थान गधे से थोड़ा नीचा ही रहेगा, मतलब मूर्खों की श्रेणी में वो गधा ही सबसे ऊपर है, और बैल की बात करें तो वो थोड़ा सा नीचे कहेंगे। बच्चों, इस पाठ के लेखक का नाम मैंने बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे के पैराग्राफ में हम क्या पढ़ेंगे वो भी सुन लो। एक कैरेक्टर है, नाम है झूरी। झूरी के 2 बैल थे, दोनों बैलों में कितनी बड़ी दोस्ती थी ये अगले पैराग्राफ में हम पढ़ने वाले हैं। मतलब उस दोस्ती कितनी गहरी दोस्ती थी, कितना एक दूसरे प्रेम लुटाते थे, कुछ उदाहरण के साथ समझाए गए हैं। देखो, झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। ये नाम याद रख लो। इसमें हीरा थोड़ा सहनशील है, थोड़ा दिमागदार भी कह सकते हो, दिमागदार तो खैर दोनों ही है, लेकिन थोड़ा सहनशीलता है इसके अंदर, हीरा के अंदर। और मोती थोड़ा सा गुस्से वाला है, थोड़ा ज्यादा गुस्सा कर लेता है। तो हीरा और मोती नाम याद रख लो। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई मतलब एक पशु की नस्ल होती है, उस जाति के थे। देखने में सुंदर थे, काम में चौकस थे, डील यानी आकृति में ऊंचे थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा भी हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में, यानी चुपचाप जो बात करते हैं वैसी भाषा में विचार विनिमय करते थे, मतलब आदान प्रदान करते थे विचारों का। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में, मतलब उनके अंदर एक ऐसी गुप्त शक्ति है जो मनुष्य के पास भी नहीं है। जबकि मनुष्य क्या कहता है? जीवों में हम श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ मानता है। तो जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य भी इससे वंचित हैं कि वो भी बिना बोले एक दूसरे को समझ जाए। ऐसा तो क्या बोल के भी नहीं समझ पाते कई बार, तो बिना बोले तो कहां से समझ पाए। लेकिन उनके अंदर यह शक्ति थी। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, मतलब ऐसा लड़ाई के झगड़े से नहीं, केवल विनोद भाव से। सींग मिलाने का मतलब यही था, मतलब ऐसा कोई लड़ाई नहीं कर रहे, वो आत्मीयता के भाव से, अपनेपन के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता है। घनिष्ठता मतलब होता है ज्यादा दोस्ती होता है ना, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का झगड़ा भी हो ही जाता है, तो वैसा ढोल धप्पा भी होने लगता है उनके बीच। इसके बिना तो दोस्ती कुछ फुसफुसी या कुछ हल्की सी रहती है ना, अगर थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा ना हो, जिस पर ज्यादा विश्वास भी नहीं किया जा सकता। अगर ढोल धप्पा ना हो, झगड़ा ना हो थोड़ा बहुत, तो ज्यादा विश्वास करने लायक दोस्ती भी नहीं होती। जिस वक्त ये दोनों बैल हल
या गाड़ी में जोत दिए जाते, हलगाड़ी में जोतना समझ गए हो ना, मतलब आप चित्र में देख लो, इस तरह से जोतना कहते हैं हलगाड़ी को, गर्दन हिला हिलाकर चलते। उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती, यही कोशिश होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे, मतलब दूसरे वाला थोड़ा कम बोझ उठाए, मैं ज्यादा उठा लूंगा, इतनी दोस्ती थी। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते, खुलते का मतलब अब उसको उनका भोजन का समय हो गया, तो एक दूसरे को चाट चुट कर अपनी थकान भी मिटा दिया करते। नांद, जहां पशु को बांधने की जगह होती है ना, उसको कहते हैं नांद। नांद में खली भूसा पड़ जा, ये उनका चारा एक तरह का, पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नान में मुंह डालते, मतलब एक साथ करते ये सारे काम, और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता, मतलब अगर एक ने खाना बंद कर दिया तो दूसरा भी हटा लेता था। देखो कितनी बड़ी दोस्ती थी। अब अगले पैराग्राफ में क्या बताया हुआ है, अगले पैराग्राफ में झूरी का एक साला था, नाम था गया, नाम याद रख लो, गया। गया अपने काम के लिए, अपने खेतों के लिए या अपने ही पर्सनल काम के लिए उसको बैल चाहिए थे कुछ टाइम के लिए, तो वह अपने जीजा के पास आ जाता है, यानी झूरी के पास। क्या करता है, दोनों बैलों को ले जाता है। अब दोनों बैल ले तो जा रहे हैं, ले तो जाए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही बैलों के मन में यह चल रहा है कि हमें बेच दिया गया, और वो इतना दुखी हो रहे हैं कि ऐसा हमने क्या कर दिया, हमने क्या कम काम किया था यहां पर, या ऐसा हमने कौन सा परेशान किया था, जो जैसा मिलता था खाने को हम खा लेते थे, हमने तो कभी विरोध भी नहीं किया। तो इस तरह की बातें उनके मन में चल रही है, जबकि एक्चुअल स्थिति ये थी कि 2-4 दिन के लिए ही गया ले जाने आया था उन दोनों बैलों को, और बैल कुछ और ही सोच गए। अब स्थिति यह हुई कि जैसे तैसे वो बैलों को ले गया, हालांकि परेशान हो गया बहुत ज्यादा, क्योंकि वो विरोध कर रहे थे अब जाने के लिए। जैसे तैसे वो ले गया बड़ा दुखी होकर, और अपने घर में जाकर बांध दिया। रात हो गई, रात को दोनों ने प्लानिंग बनाई और जहां पर वो बांधे गए थे तोड़ तुड़ाकर भाग निकले, अपने मालिक के पास आकर रह गए। मतलब जानवरों को अक्सर ऐसा होता ही है कि रास्ता याद रह जाता है, तो उनको थोड़ा बहुत रास्ता याद था और जैसे तैसे वो पहुंच गए और झूरी के घर में पहुंचकर वहीं पर ही बैठ गए जहां उनका स्थान था। झूरी ने देखा, बड़ा खुश हो गया, खुश तो हुआ, लेकिन दूसरी तरफ उसकी जो पत्नी थी वो बड़ी दुखी हो गई, बल्कि नमक हराम कह दिया कि ये तो नमक हराम निकले, उन हमारे मेरे भाई के थोड़े से भी काम नहीं आ पाए, ऐसे क्या बैल हुए। इस तरह की बातें अपने पति को सुनाने लगी। आगे क्या हुआ वो हम पढ़ेंगे, लेकिन जितना मैंने समझाया उतना पढ़ लेते हैं। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई मतलब बैलों के जोड़े को ससुराल भेज दिया, यानी अपने साले के घर। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें भेज दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई यानी बैलों के जोड़े को ले जाने में दांतों पसीना आ गया, मतलब बड़ी मुश्किल हुई। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भाग जाते, पगैया पकड़कर यानी पशु को बांधने की जो रस्सी होती है उस रस्सी को पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मतलब बेचारा करे तो करे क्या। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते कि मार ना दे। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से भी काम न चलता था तो काम और ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की भी शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। मतलब इस तरह की बात कहते अगर उन्हें वाणी मिली होती तो। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे, यानी झूरी के ससुराल में। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नान में लगाए गए यानी खाने के लिए कुछ दिया गया तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला, यानी एक तरह का विरोध कर रहे थे। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे, यानी अनजान लग रहे थे, अपनापन नहीं आ रहा था। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। क्या सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से भी देखा, कनखियां मतलब तिरछी नजर से एक दूसरे, मतलब प्लानिंग बन गई उनकी, और लेटने के बाद जब गांव में सोता पड़ गया, यानी सब सो गए गांव में, तो दोनों ने जोर मारकर पघाई तुड़ा डाले। पघाई मतलब जहां वो रस्सी थी जो, उसको तोड़ दिया। जैसे ही तुड़ा डाले और घर की तरफ चल पड़े। पगहे बहुत मजबूत थे, मतलब वो रस्सी बहुत मजबूत थी, अनुमान भी नहीं हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, यानी दुगनी शक्ति आ गई थी, पता नहीं कैसे। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, मतलब जहां चारा डलता है वहीं पर ही खड़े हैं, मतलब दोनों बैल वापिस आ गए हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटका हुआ है, गराव यानी वो टूटी हुई रस्सी।
लटक रही थी, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं, मतलब रास्ते में कीचड़ होगा वो भी धंस गए होंगे, और दोनों की आंखों में विद्रोह में मतलब विद्रोह तो था ही, लेकिन साथ साथ स्नेह भी झलक रहा था। विद्रोह क्यों था वो तो आप समझ ही गए होंगे। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, मतलब बड़ा खुश हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया, क्योंकि एक दिन हो गया था उनसे मिला नहीं था वो। प्रेमालिंगन यानी प्रेम में जो गले लगाया और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, मतलब पूरे गांव में यह खबर फैल गई और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। मतलब ऐसी कोई घटना अभूतपूर्व तो नहीं है, अभूतपूर्व यानी ऐसी कोई घटना कभी भी नहीं हुई है, जिंदगी में भी नहीं हुई है, ऐसी तो नहीं है, पर फिर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, यानी बच्चों ने निश्चित किया कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। अभिनंदन पत्र कैसे देते हैं वो ध्यान से सुनो। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ ले आया, कोई चोकर या कोई भूसी ले आया, मतलब एक तरह की उनको पार्टी दे दी कि बहुत अच्छा काम किया, एक तरह का प्रशंसा पत्र ही है उनका ये। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने यानी दूसरे बालक ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं, मतलब ये कहीं ना कभी आदमी रहे हैं, इसीलिए इनको सारा ज्ञान है। इसका प्रतिवाद यानी इसका विरोध करने का किसी को साहस नहीं हुआ, मतलब सब इन बातों से एग्री थे। अब बच्चों, बच्चिया का ताऊ का अर्थ मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे झूरी की जो स्त्री थी यानी झूरी की पत्नी ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, मतलब उसको तो क्रोध आना ही था, उसका भाई के काम नहीं आए। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहां काम ना किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आपेक्ष यानी आक्षेप का मतलब होता है आरोप लगाना, तो झूरी अपने बैलों पर यह आरोप न सुन सका। अब वो कहने लगा, नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते, मतलब कोई भोजन नहीं दिया होगा, चारा नहीं दिया होगा तो इसलिए भाग उठे। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर ही खिलाते हैं, है ना, पिला पिला कर ही रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, अरे चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिड़ी, भागे इसीलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैल को सहलाते नहीं है, इन बैलों को इस तरह से नहीं सहलाया जाता, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी तो हैं, मतलब काम भी तो लिया जाता है। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग खड़े हुए। अब देखूं कहां से इन्हें खली और चोकर मिलता है, मतलब अच्छा भोजन इनको कहां से मिलेगा, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। अब वो इस बात पर चिढ़ गई। वही हुआ, मजूर यानी मजदूर को जो उनको खिलाता पिलाता था, उनके घर में एक तरह का मजदूर था, नौकर कह सकते हो उसको, सेवक तो हेल्पर भी कह सकते हो, तो एक तरह का हेल्पर था, उसको कड़ी ताकीद देकर दी, मतलब ताकीद मतलब सख्त आदेश कर दिया गया क्या कि बैलों को खाली सूखा भूसा ही दिया जाए। बैलों ने नान में मुंह डाला, अब सूखा भूसा तो मिल गया, लेकिन बैलों ने नान में जैसे ही मुंह डाला तो फीका फीका लगा, न कोई चिकनाहट थी न कोई रस था। क्या खाएं, आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे कि कुछ अच्छा आ जाए। झूरी ने मजदूर से कहा, मतलब उस जो मजदूर था उससे कहा, अरे थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता वे, मतलब थोड़ी सी खली डाल दे, क्या बिगड़ेगा तेरा। अब वो डरा हुआ कि मालकिन मुझे मार ही डालेगी, लेकिन झूरी ने कहा, अरे चुरा कर ही डाल दे। नहीं दादा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, पीछे से तुम ही उन्हीं की सी कहोगे, मतलब तुम उन्हीं की साइड ले लोगे अगर मैं फंस जाऊंगा तो अब आगे क्या होता है ध्यान से सुनो। अगले पैराग्राफ में, अभी दूसरा दृश्य आ गया, एक दूसरा दिन कह सकते हो। अब दूसरे दिन, अगले दिन क्या हुआ, गया फिर से आया उन्हीं बैलों को ले जाने की ऐसी सी बात हो गई और ये बैल यहां पहुंच गए। अब जैसे ही वो अगले दिन ले जाने लगा, अब की बार उसने थोड़ी समझदारी दिखाई, क्या कि अब की बार वो पैदल नहीं ले जा रहा, अब की बार वो एक गाड़ी लेकर आया है, उसी पर चढ़ाकर वो उनको ले जाएगा, ले गया है। ले जाने के बाद उसको वैसा ही सूखा भूसा दे दिया है और अगले दिन बहुत काम भी लेता है। ये सारी बातें होती हैं, देखो क्या लिखा है। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क के खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया कि कोई बात नहीं, वह ज्यादा सहनशील था। कौन? हीरा, जैसा मैंने पहले ही बताया था। इसमें एक परिवार तो ऐसा है जो झूरी का है, जो बैलों को या जानवरों को बड़े सार संभाल से रखता है, और दूसरी तरफ गया का जो परिवार है वो इन जानवरों को जानवर ही समझता है, मतलब वो बुरा ही मानता है कि इनको क्या इतना अच्छा खाना खिलाना है, ये तो ऐसे सूखा भूसा खा के भी काम चला लेंगे। तो ये एक दोनों में फर्क था, यही बात आगे भी लिखी हुई है, देखो। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया, यानी पीटा, बहुत पीटा। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था, मतलब इस तरह का अपमान तो कभी भी उन्होंने सहन नहीं किया था, या कभी भी हुआ ही नहीं था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था, मतलब कभी मारना तो दूर, फूल तक भी से भी नहीं मारा। उसकी टिटकार यानी उसकी टिक टिक की जो आवाज होती है ना जानवरों को बुलाने की, उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहां मार पड़ी है, मतलब कितना फर्क है। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, आहत माने चोट और सम्मान आपको समझ में आएगा, तो इसकी पीड़ा, व्यथा माने पीड़ा तो थी ही,
उस पर मिला सूखा भूसा। अब बेचारे क्या करते, नांद की तरफ आंखें तक भी नहीं उठाई, देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, मतलब उसने काम लिया, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी, मतलब काम हम करेंगे ही नहीं। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने यानी गया ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया, मतलब जिससे भी वो हल जोता जाता है, लकड़ी लगाई जाती है, रस्सी बांधी जाती है नाक में, सब कुछ ये किया जाता है, ये सारी चीज टूट टाट कर बराबर हो गई, मतलब सब तहस नहस हो गई। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में भी ना आते, मतलब वो भाग सकते थे, लेकिन दोनों के बड़ी बड़ी रस्सियां डली हुई थी जिससे वो पकड़े गए। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार मार पड़ेगी। ये बात हीरा ने कही। देखो, एक बात मोती कह रहा है, अगली लाइन हीरा कह रहा है, इस बात को समझ लेना। तो हीरा ने कहा, अब की बार मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचोगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं, मोती बोला, कहो तो दिखा दो कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, अरे नहीं भाई, खड़े हो जाओ, चुपचाप खड़े रहो, मुझे मारेगा तो मैं एक दो को गिरा दूंगा। ये बात मोती ने कही। हीरा थोड़ा सहनशीलता था तो वो मना कर रहा था, नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। हीरा ने ये बात कही। देखो कितना बड़ा गुण था उनके अंदर। क्या कहते हैं कि हमारी जाति का ये धर्म नहीं है कि इंसान को ऐसे मारा जाए। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, मतलब दिल की बात दिल में ही रख गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला, मतलब ले गया। कुशल ये हुई कि उसने इस वक्त यानी गया ने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है, मतलब ये भला मसलत मतलब भले का काम है, हितकर है कि अगर इन्हें न मारा जाए, क्योंकि इनके तेवर कुछ अलग ही हैं। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे, मतलब घर के जो लोग थे वो भोजन कर रहे हैं। घर में एक छोटी सी लड़की भी है, छोटी सी बच्ची है, ज्यादा बड़ी नहीं है, लगभग रही होगी 8-10 साल की। उसको इन बैलों पर तरस आ गया। तरस क्या आया, उन्हें देखा कि बेचारों को सूखा भूसा दिया जा रहा है और वो भी नहीं खा रहे हैं, तो क्या किया, उसने 2 रोटियां ली और उनको एक एक खिलाए। मतलब उस छोटी सी बच्ची को तरस आ गया। तरस क्यों आया, दरअसल इसीलिए आया क्योंकि उसकी एक माता थी जो कि विमाता थी। विमाता यानी सौतेली मां है, और सौतेली मां उसको खूब मारती है या अच्छा व्यवहार नहीं करती उस लड़की के साथ। तो उस लड़की को पता है कि एक माँ जब प्यार ना करे, या मालिक एक तरह की, उनके भी तो मालिक ही है, उसकी तो माँ ही है, जो बैल हैं उनके घर वाले अगर प्यार ही ना करें तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। तो यही बात उस छोटी बच्ची को समझ में आई और उसको तरस आ गया। तरस आया तो इसीलिए उसने क्या किया, एक एक रोटी अपने हिस्से की या जैसे भी उनको एक एक खिलाए, चुपचाप, बताया नहीं किसी को, चुपचाप खिलाए। हालांकि उस एक रोटी से उनका क्या तो पेट भरता, लेकिन एक आत्मसंतुष्टि हो गई थी। आत्मसंतुष्टि से पेट भर गया कि हाँ, हमारी देखभाल करने की, या इस घर में भी कोई अच्छा आदमी या अच्छा व्यक्ति भी है जो यहां पर हमारे बारे में कुछ सोचता है, या यूं कह लो कि एक अच्छे गुण वाला है। यही बात सोचकर उनके मन को तृप्ति मिल जाती है, या एक तरह की संतुष्टि मिल जाती है। उसे पेट तो नहीं भरा लेकिन संतुष्टि मिली। तो यही बात लिखी हुई है, देखो, आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहां मतलब एक तरह की संतुष्टि हो गई थी, यहां भी किसी सज्जन का वास है, ये बात सोचकर। लड़की भैरव की थी। भैरव कौन है, गया का भाई है, ठीक है, याद रख लेना। भैरव की लड़की थी, उसकी मां मर चुकी थी, सौतेली मां उसे मारती रहती थी, इसीलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो आ गई थी, मतलब आत्मीयता यानी अपनापन हो गया था। अब आगे के पैराग्राफ में क्या लिखा है कि दोनों बैलों को अगले दिन फिर जोता जाता है। जोतने के बाद फिर से वही सूखा भूसा। इसके बाद यही एक दिनचर्या सी बन गई थी 1-2 दिन की। तो अब 2-3 दिन के बाद उनसे अब सहन नहीं हो रहा है, खासतौर पर मोती से। तो मोती कहता है कि देखो, मुझसे तो सहन हो नहीं रहा, तुम कहो तो मैं मालिक को मार गिराऊं। अब ये बात हीरा मना कर देता है कि नहीं, ऐसा नहीं करते। तुम्हें याद नहीं है कि इनके घर में एक छोटी बच्ची भी है, बेचारी अनाथ हो जाएगी, उसकी देखभाल कौन करेगा, उसका भरण पोषण कौन करेगा। इस तरह की बातें कहकर वो मोती को थोड़ा शांत किया जाता है। तब वो कहते हैं कि मालकिन को मार दूं। तो फिर हीरा कहता है कि नहीं, स्त्री जात पर हाथ उठाना, सींग चलाना हमारे खिलाफ है, हमारी जाति के खिलाफ है। कितनी बड़ी बात कहते हैं। तो ये इस तरह की बात करके फिर मोती को फिर से समझा दिया जाता है। तो मोती कहता है, फिर क्या करूं, अरे मुझसे तो नहीं सहा जा रहा, तुम कहो तो यहां से फिर भाग चले। तब हीरा इस बात को स्वीकार
करता है कि हाँ ये काम कर सकते हैं, लेकिन करें क्या, तो करें कैसे। तब आइडिया ये लगाया कि जो मोटी रस्सी है ना, इसको थोड़ा चबा लेते हैं, चबा लिया जाए तो ये थोड़ी पतली हो जाएगी या नरम पड़ जाएगी, थोड़ी कच्ची सी हो जाएगी, फिर एक झटके में टूट जाएगी। ऐसा करने के लिए कोशिश तो की उन्होंने, लेकिन वो इतनी मोटी रस्सी थी कि उनके मुंह तक भी नहीं आ रही थी, मुंह में पहुंच ही नहीं रही थी, मुंह के अंदर ही नहीं डल रही थी, वो चबाए कहां से। तो अब करें क्या। अब ये हुआ कि लड़की जो कि छोटी बच्ची थी उसी घर में, उसने एक आइडिया लगाया। क्या किया, उनकी रस्सियों को खोल दिया और अब वो भागे नहीं। क्यों नहीं भागे, वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम भाग गए तो सारा शक इस लड़की पर जाएगा, इसलिए भागे नहीं। अब लड़की भी ये बात समझ गई कि हाँ ये इसीलिए नहीं भाग रहे, तो उसने एक और आइडिया लगाया। क्या किया, अपने गेट के पास वापस आई और चिल्लाने लगी, अरे देखो वो बैल भागे जा रहे हैं, पकड़ो पकड़ो उन्हें, इस तरह की बातें करने लगी ताकि उसका शक उस लड़की पर ना आए। यही बात उन्होंने की और तब वो बैल भाग गए। भागने के बाद क्या हुआ वो आगे बताएंगे, लेकिन जितना पड़ा पहले वो समझ लेते हैं। देखो, दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। ये एक डेली रूटीन बन गया था। थान समझ गए होगे, पशु को बांधे जाने की जो जगह होती है उसको कहते हैं। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी, मतलब ये जो प्रेम में 2 रोटियां खिलाई जा रही हैं, इस प्रसाद की बरकत देखो कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल नहीं होते थे। मतलब फिर भी दुर्बल नहीं हुए, कम खा रहे थे लेकिन जैसे तैसे भी अपने शरीर को मेंटेन किया हुआ था। कारण ये था शायद ये प्रसाद ही मिल रहा था उनको, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था कि कैसे यहां से भाग चलें। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, मूक भाषा यानी चुपचाप वाली भाषा, बिना बोले, क्योंकि जानवर बोल तो सकते नहीं, अब बोल कैसे रहे हैं, बात तो बिना बोले ही वो सामने वाले को बोल समझा रहे हैं कि अब तो नहीं सा जाता हीरा। तो हीरा ने कहा, क्या करना चाहते हो, एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है, यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी, तो मालकिन को ना फेंक दूं। अब ये बात मोती ने कही, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन अब ये बात हीरा कह रहा है कि लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। मतलब कितनी विशेषता थी उनके अंदर, बैलों के अंदर। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, मतलब कोई भी बात नहीं मान रहे हो। मोती ये बात कहता है, बताओ तुड़ाकर भाग चलें। अब हीरा स्वीकार करता है, हाँ मैं यह स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे। आगे क्या हुआ देखो, इसका एक उपाय है, उपाय बताता है। पहले रस्सी को थोड़ा थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। इस तरह का एक प्लानिंग बनाई। बच्चों, गधे की तुलना किससे की थी, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। चलिए, रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई, मतलब वो एक तरह का प्यार ही था उनका। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूं, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहां लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। नाथ आप समझ गए होगे, नाक में बांधी जाती है ना, रस्सी बांधी जाती है, उससे जानवर बहुत ज्यादा कंट्रोल में हो जाता है। उसने ग्राव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी मूक भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं। हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, मतलब इसी पर शक करेंगे, सभी इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, अरे दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। इस तरह की बातें वो चिल्लाकर कहने लगी। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया, और भी तेज हुए, मतलब वो और भी तेज भागने लगे। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौट आया। मतलब पहले भाग रहा था अकेला, लेकिन वो वापस आया ताकि बाकी लोगों को भी मैं साथ ले लूं, क्योंकि मैं अकेला तो दोनों बैलों को पकड़ नहीं पाऊंगा। तो आदमियों को साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। मित्र कौन, समझ गए होगे। सीधे दौड़ते चले गए, यहां तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा। मतलब ऐसे दौड़े कि वो रास्ता ही भूल गए, वो कहीं और ही चले गए। अब स्थिति ये हुई कि अब वो झूरी के घर तो जा नहीं सकते, यानी अपने मालिक के घर, जैसे तैसे बस वहां से आजाद होना चाहते थे। भागते गए और अब वो पीछे देखते तो कोई नहीं आ रहा था। अब वो आजाद है, लेकिन अपने घर पर नहीं है, बस इतना दुख जरूर है उनको, लेकिन वो आजाद हो चुके हैं। अब स्थिति यह है कि भूख लगी है, सामने मटर का खेत है। तो मटर चरने लग जाते हैं और खूब खाते हैं मस्ती से। हालांकि उनको कोई देखता नहीं है, उनका जो खेत का मालिक होता है वो देखता नहीं है, वो खूब मस्ती से खा लेते हैं और मस्त हो जाते हैं। यहां तक पढ़ लेते हैं, फिर आगे भी बताऊंगा। देखो, दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहां तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहां पता नहीं था, मतलब यहां वो आसपास भी नहीं था कि जान पहचान का रास्ता हो। नए नए गांव मिलने लगे थे। तब दोनों
एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी बेतहाशा भागे। ये बात मोती ने कही क्या कि तुम भी तो बेतहाशा भागे यानी बुरी तरह से भागे हो, वहीं उसे मार गिराना था। अब ये बात हीरा कहता है कि उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, मतलब वो अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रहकर आहट ले लेते थे यानी देख लेते थे कि कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आजादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर वो क्या करने लगे, उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली लेकिन फिर सिंग मिलाने शुरू कर दिए, मतलब एक तरह की खेलना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे स्थिति ये हो गई कि एक ज्यादा ही सीरियस हो गए, मतलब दिखने लगा कि अब लड़ाई सी होने लगी है, तो एक ने पांव पीछे डालिया, मतलब वो लड़ाई खत्म कर दिया, यूं कह लो कि उसको छोड़ दिया। फिर सिंग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे यानी धक्का देने लगे, खेल खेल रहे थे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहां तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, मतलब वो हीरा को भी क्रोध आ गया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया वापिस से। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अब क्या हुआ आगे वो भी सुन लो। अब दोनों बैलों के जीवन में एक और मुसीबत आ गई। क्या मुसीबत कि एक सांड आ गया, सांड जो कि बहुत भयंकर था, लड़ाई करने के लिए आतुर था। स्थिति यह हुई कि दोनों बैल डरे हुए हैं। अब दोनों बैल भागने की फिराक में भी हैं, लड़ने की फिराक में भी हैं, बचने की फिराक में भी है। करें तो करें क्या, दोनों मूक भाषा में बातें करें तो क्या करना चाहिए, लास्ट में डिसीजन लेते हैं कि हमें इससे भिड़ जाना चाहिए। तुम एक काम करना, तुम आगे से खदेड़ना, मैं पीछे से खदेड़ूंगा, मतलब दोनों तरफ से प्रहार होगा तो शायद हमारी जान पर मुसीबत ना आए। इस तरह की बातें, इस तरह की प्लानिंग करके वो उस सांड से भिड़ जाते हैं और पूरी एक लड़ाई का एक दृश्य आपको दिखाएंगे तो कैसे लड़ाई होती है उनकी, यानी बताऊंगा मैं आपको एक एक लाइन पढ़कर, तो पूरा एक दृश्य बनता है। और जैसे तैसे मतलब वो जो प्लानिंग की थी उन्होंने वो सक्सेस हो जाती है, यानी वो जो सांड था वो भाग खड़ा होता है। अब स्थिति ये है कि भूख फिर से लग गई। अब भूख सामने मटर का खेत फिर से है, लेकिन 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 इस बार एक नई मुसीबत आ जाती है उनके पास। क्या, वो आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल सांड की लड़ाई देखो। अरे यह क्या, कोई सांड ढोकता चला आ रहा है, मतलब सांड बड़ा आवाज करता हुआ आ रहा है। हाँ सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बंगले झांक रहे हैं कि कहां से बचे, कैसे बचे। सांड पूरा हाथी है, मतलब बहुत बड़ा है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती, इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, मतलब आरजू विनती नहीं सुनेगा, कोई रिक्वेस्ट नहीं मानेगा, ये तो बस अपने घमंड में है। भाग क्यों ना चले, मतलब भाग जाते हैं। अरे भागना कायरता है तो फिर यही मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। और फिर उस एक ने कहा कि अरे जो दुड़ाए तो फिर क्या करोगे, दुड़ा दे, पकड़ ले, फिर क्या करोगे, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, मैं आगे से रगेदता हूं, तुम पीछे से रगेदो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसे पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके, मतलब भिड़ पड़े। सांड को भी संगठित यानी इकट्ठे में शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा नहीं था कि एक साथ 2 से लड़े, 3 से लड़े, ऐसा उसको तजुर्बा नहीं था। मतलब सांड को, वह तो एक शत्रु से मल युद्ध करने का आदी था, मतलब मल युद्ध यानी कुश्ती लड़ने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा, मतलब आगे पीछे से दोनों से तरफ से मार पड़ रही है। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे यह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया, सींग घुसा दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुभो दिया। अब बेचारा क्या करे, आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहां तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा, नीचे ही गिर गया। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया, जाने दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले आ रहे थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जीत तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालो। हीरा ने तिरस्कार किया, अनादर किया कि नहीं, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। देखो कितनी बड़ी बात कही, यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। ये बात मोती कहता है। हीरा कहता है कि अब घर कैसे पहुंचेंगे वो सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। ये बात मोती कहता है। सामने मटर का खेत था ही, अब क्या करता है आप समझ ही गए होंगे। स्थिति ये हुई कि मोती चला जाता है मटर को खाने के लिए, लेकिन हीरा कहता है कि नहीं जाना चाहिए, मालिक आ जाएगा हमें मारेगा। तो ये स्थिति सच में भी हो जाती है, सच में ये हो जाती है कि मालिक आ जाता है, हीरा अभी भारी होता है, लेकिन जो मोती होता है वो मटर खा रहा होता है और उसके पैर कीचड़ में धंस जाते हैं, वो भाग भी नहीं पाया। स्थिति ये हुई कि वो पकड़ लिया गया। अब हीरा बेचारा अकेला क्या भागता, हीरा भी वापिस लौट आया।
वापस लौटाया और उन्हीं के हाथों में अपने आप को हवाले कर दिया। स्थिति ये हुई, अब स्थिति क्या हुई कि अब दोनों बैलों को कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस क्या है? कांजी हाउस एक तरह का आवारा पशुओं को बंद रखने की जगह है। अब वहां पर उनकी स्थिति क्या हुई वो भी बताएंगे। पहले जितना पढ़ा, जितना समझा वो पढ़ लेते हैं। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी दो ही चार ग्रास खाए थे कि दो आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया, मतलब वो ऊंची जगह पर था, वो आराम से निकल गया, दूरी था। मोती सींचे हुए, जो खेत था ना वो सींचा हुआ था, सींचा हुआ मतलब उसमें पानी लगाया हुआ था, तो वो सींचे हुए खेत में था। उसके खुर यानी उसके जो पैर थे कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है, संगी यानी वो साथ का जो है दोस्त, वो संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। आगे क्या हुआ? अब स्थिति ये हुई कि कांजी हाउस एक ऐसा स्थान है जहां पर कोई चारा वगैरह नहीं मिलता। आवारा पशुओं को बंद कर दिया जाता है, पानी दिया तो दे दिया जाता है, बस थोड़ा बहुत चारा वगैरह कुछ मिल जाए, सूखा भूसा सा, ऐसा ही बस। काम ऐसा नहीं है कि उनकी रखवाली की जाती है। स्थिति ये थी कि वहां पर और भी जानवर बंद थे, जैसे बकरियां थी, गधे थे, घोड़ियां भी थी, इस तरह के और भी जानवर थे। तो ये सब बंद थे और इनको भी बंद कर दिया गया। कुछ खाने के लिए भी नहीं था। स्थिति ये हो गई कि अब धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया, वो उसी कांजी हाउस में बंद है और बहुत दुर्बल हो गए, कमजोर होते जा रहे हैं। अब क्या किया जाए आगे वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इतना पढ़ लो। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा था, साबिका यानी सामना पड़ा था, कि सारा दिन बीत गया और खाने का एक तिनका भी न दिया गया। समझ में नहीं आता था कि यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था, मतलब ये तो फिर इससे तो कहीं ज्यादा गया ही अच्छा था, थोड़ा सूखा भूसा तो दे दिया करता। यहां कई भैंस थी, कई बकरियां थी, कई घोड़े थे, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर, फाटक यानी गेट की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। वो तो इंतजार कर रहे थे। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। मतलब होता है ना, आपने देखा होगा जानवर क्या करते हैं, दीवार चाटना शुरू कर देते हैं। पर इससे क्या तृप्ति होती, इससे तो क्या उनके भूख मिटती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी, विद्रोह करने लगा। मोती से बोला, अब तो नहीं सहा जाता, मतलब रहा नहीं जा रहा। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहां से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए, आओ दीवार तोड़ डालें। अब मोती कहने लगा, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे, मतलब इतना अकड़ थी तुम्हारे अंदर, इसी बूते पर थी, इसी शक्ति पर थी, अब तुम्हारी शक्ति खत्म हो गई। तो अब मोती कहता है कि सारी अकड़ निकल गई मेरी तो। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, मतलब अच्छा खासा था। अपने नुकीले सिंह दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो हुआ क्या, तो मिट्टी का एक चिपड़ निकल आया, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा निकल आया। फिर तो उसका जो साहस था और बढ़ गया। होता है ना, जब दिखता है ना काम हो रहा है तो साहस भी बढ़ जाता है। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। अब गिरा रहा है वो। अब स्थिति ये हुई कि उसी समय कांजी उसका चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। जानवरों की हाजिरी लेना मतलब वो सारे जानवर ठीक ठाक हैं, कोई मर तो नहीं गया, कोई भाग भूग तो नहीं गया, इस तरह का एक हाजिरी ली जाती थी हाजिरी रजिस्टर में। तो वो हाजिरी लेने आ गया। हीरा का उज्जड़पन देख लिया उसने, उज्जड़पन मतलब ये जो शरारत थी वो देख ली। उसे कई डंडे रसीद दिए, मतलब खूब मार पड़ी और मोटी सी रस्सी से बांध दिया ताकि वो फिर से गड़बड़ ना करे। बच्चों, ताकीद का मतलब थोड़ी देर पहले बताया था इसी पाठ में, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो अगर आप इसका अर्थ जानते हो तो। चलिए आगे देखो। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? मतलब वो एक तरह का मजाक सा बना रहा है, या यूं कह लो कि मतलब मैं मना कर रहा था ऐसा मत करो, तो क्या मिला इससे? अब हीरा ने कहा, अपने बूते भर जोर तो मार ही दिया, मतलब मेरे अंदर जितनी शक्ति थी मैंने तो जोर लगाया ही था। ऐसा जोर मारना किस काम का कि कोई बंधन में ही पड़ जाए। जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने भी बंधन पड़ जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये बात मोती ने कही। कुछ परवाह नहीं है, हीरा ने कहा, यूं भी तो मरना ही है, मतलब अब मरने से जैसा ही तो काम हो रहा है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहां बंद है, मतलब इतने जानवर यहां बंद है, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिनों और यही हाल रहा तो ये सब मर जाएंगे। अब क्या हुआ? हाँ, अब ये बात मोती को समझ में आ गई। हाँ, ये बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूं। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ गई। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर लगाने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो, मतलब कैसी लड़ाई लड़ रहा हो, ऐसे जोर में लगाने लगा। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ, मतलब एक हाथ यहां से लेकर यहां तक, ये जो एक हाथ है इसकी जो लंबाई है, एक हाथ गिर गई, दीवार ही गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई थी। आधी दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, सब खड़े हो गए। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली क्योंकि उनको जगह मिल गई थी भागने की। फिर बकरियां निकल गई, उसके बाद भैंसें भी खिसक गई। वो भागने का मौका मिला तो क्यों ना भागे। पर गधे थे जो अभी तक ज्यों की त्यों खड़े थे,
उनको भागना ही नहीं था, पता नहीं क्यों। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग रहे, मतलब क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर से पकड़ लिए जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? अरे तो हर्ज क्या है, अभी तो भागने का अवसर है। गधों ने कहा, हमें तो डर लगता है, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। मतलब है ना गधे वाली बात, चलिए छोड़ो। अब आगे क्या हुआ? भोर होते ही यानी सुबह होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में ऐसी खलबली मची, क्योंकि कुंजी टूट चुकी है, यानी उनकी दीवारें टूट चुकी हैं, जानवर भी भाग गए हैं, उनमें खलबली मच गई। इसके लिखने की भी जरूरत नहीं है, मतलब लेखक कह रहा है कि अब इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है कि उनके अंदर कितनी खलबली मची, बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई। मोती क्यों खड़ा है? मोती इसलिए खड़ा है क्योंकि हीरा बंधा हुआ है, मोती भी वहीं पर खड़ा रहा, उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब आगे के पैराग्राफ में लेखक कहते हैं कि एक सप्ताह तक वो कांजी हाउस में दोनों मित्र बंधे रहे और इतने कमजोर हो गए कि अब उनसे उठा भी नहीं जा रहा है, इतनी बुरी स्थिति हो गई है। अब स्थिति ये हुई कि एक टाइम बाद उनको नीलाम किया जाएगा, इसीलिए उनको बाहर निकाला गया। अब उन्हें लेने के लिए कोई तैयार नहीं है कि इतने कमजोर बैलों का करेंगे क्या, मतलब ये ना तो किसी काम करने लायक रह गए हैं, कुछ भी नहीं हो सकता इसका। लेकिन एक दढ़ियल था, दढ़ियल जिसकी दाढ़ी हो, ऐसा दढ़ियल जिसको मतलब दढ़ियल कहते हैं, तो एक दढ़ियल था, उसने इन बैलों को खरीद लिया, चाहे जितने भाव में, लेकिन खरीद लिया और उन्हें ले जाने लगा। अब उनका वो क्या करेगा वो मैं आगे ही बताऊंगा। अब पहले जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने समझाया, पहले वो पढ़ लेते हैं। देखो, एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण यानी तिनका, एक तिनका भी नहीं डाला। हां, एक बार पानी दिखा दिया जाता था कि पानी पीना है तो पी ले, यही उनका आधार था, मतलब उनके जीवन का। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक भी ना जाता था। ठठरियां ठठरियां मतलब हड्डियां हड्डियां तक निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी, मतलब नीलामी होने लगी, नीलामी का एक डुग्गा बजने लगा। दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी संभाल भी होने लगी, थोड़ा खिलाया पिलाया गया कि ताकि वो कोई खरीद तो ले। लोग आ आकर, नहलाया धुलाया भी गया, तो लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। कौन खरीदता है ऐसे दुर्बल बैलों को? ऐसे मृतक यानी मरे हुए जैसे बालों का कौन खरीदार होता? सहसा एक दरियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर थी, मुद्रा मतलब एक जो फेस एक्सप्रेशन कह सकते हो, और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे, मतलब ये हमारे खरीदार हो गए हैं, अब मतलब ये ले जाएंगे, मतलब इतना कठोर आदमी वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। मतलब वो समझ गए थे। दोनों ने एक दूसरे को भीत नजरों यानी डरी हुई आंखों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक ही भागे, यानी बेकार में ही भागे, अब तो जान भी ना बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से, यानी जहां उसको भगवान पर भरोसा था, वो अब भगवान से भरोसा सा उठता हुआ दिखा कि अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया। कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा जीना और मरना दोनों बराबर है, ये बात हीरा समझा रहा है। हीरा कहता है कि भगवान के लिए हमारा मरना और जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब नहीं बचाएंगे? मतलब एक उम्मीद लिए हुए है हीरा। और अब मोती कहता है कि यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। अरे तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम ही आएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डडियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, मतलब वो बहुत कांप रहे थे चलते हुए। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, मतलब गिर रहे थे, पड़ रहे थे, भाग रहे थे, यानी लेकिन डर था। भाग क्यों रहे थे? क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था, इसीलिए भाग रहे थे। बच्चों, लड़की के पिता का नाम क्या बताया था? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे हैं जो अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ यानी पशु का झुंड हरी हरी हार में चरता नजर आ रहा था, मतलब हरी हरी घास चल रहा था। सब बड़े खुश थे, सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने थे, चपल थे। कोई उछलता था, कोई आनंद में बैठा पागुर करता था। पागुर मतलब जुगाली करता, मतलब मुंह चलाते हैं ना जैसे जानवर, वैसा। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं ये सब, ये बात वो दोनों सोच रहे हैं। किसी को चिंता नहीं है कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े हैं, कैसे दुखी भी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है, मतलब जैसे जैसे वो जा रहे हैं, स्थिति हुई कि उनको जाना पहचाना सा राह लगा। जो दरियल उनके एक राह से ले जा रहा था, एक रास्ते से ले जा रहा था, वो रास्ता जाना पहचाना सा लगा। अब उनको ध्यान आया, ये तो छुरी के घर का रास्ता है, यानी हमारे मालिक के घर का रास्ता है, ये तो बहुत अच्छा रास्ता लग रहा है हमें। तो वो चलते गए, अब उनकी जान में जान आ गई और ऐसे भागे कि वो सीधा झुरी के घर के आगे ही रुके। अब मतलब घर में ही, वहां जहां वो बैठते थे वहीं पर आकर रुक गए।
और जूरी जब उनको देखता है तो इतना खुश हो जाता है, इतना गले से लगा लेता है। पीछे पीछे दड़ियल आ रहा है, दड़ियल ने उनकी रस्सियां पकड़ ली और ले जाने लगा। जूरी ने उनसे लड़ाई कर ली, किससे? दड़ियल से। कहने लगा कि ये तो मेरे बैल है, वो कह रहा है कि ये मेरे बैल है। अब स्थिति लड़ाई जैसी हो गई है, लेकिन मोती से रहा नहीं गया। मोती ने उस दड़ियल को सींग मारना शुरू कर दिया और भगाना शुरू कर दिया और गांव के बिल्कुल बाहर तक भगाया और ऐसा भगाया कि वो पीछे मुड़कर भी नहीं देख पाया। यही अब आखिर में बताया गया है। देखिए, सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया, हमें ले गया था। वही खेत है, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। ये लो, अपना ही हार आ गया, मतलब अपना ही घर है, अपना ही जान पहचान का स्थिति आ गई है। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। यही कुआं है। पुर चलाना मतलब गोल गोल घूमते थे ना, मतलब एक तरह का कोल्हू कह सकते हो। कोल्हू एक अलग होता है, पुर एक अलग होता है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। नगीच यानी नजदीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूं, यह जाने देगा? अरे इसे मैं मार गिराता हूं। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर यानी मस्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले कुलेले मतलब खेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। जूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, मतलब धूप सेक रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक जूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। जूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूं, मतलब मैंने मवेशी खाने से खरीदा है। मैं तो समझा हूं चुराई लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? अख्तियार माने क्या अधिकार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। दड़ियल ये बात कहने लगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। ये बात जूरी कहने लगा। दड़ियल जल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, मतलब गांव तक तो उसने भगा दिया था, वहां पर वो रुक गया। पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था कि कहीं वो वापस तो नहीं आ रहा। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे, मतलब खुश हो रहे थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। अब ना आएगा। हीरा ने कहा, आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। अब जो गोली मरवा दे, मतलब यही बात हीरा ने कहा। तो मोती ने कहा, मर जाऊंगा पर उसके काम न आऊंगा। हमारी जान का तो कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं, मतलब सीधे साधे हैं। इसीलिए जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झुरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उच्छासा यानी उत्साह मालूम हो रहा था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। बच्चों, आपको लग रहा हो ये चैप्टर खत्म हो गया है? जी नहीं, इस चैप्टर के अभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप में पढ़ने हैं। मतलब ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, तब जाकर ये पार्ट कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे कहां? मिलेंगे बच्चों, आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। सबसे ऊपर एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9th क्लास। इस नाम से एक लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको कुछ इस तरह से यहां पर आपको तीनों चीजें एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक कर लेना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक को आपने कितने अच्छे समझा। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे समझ चुके हो तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जानवरों में किसे सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। जानवरों में किसे सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है? आपके ऑप्शन, ए गधा, बी बैल, सी सियार या डी भालू। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए गधा। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, ब्याई हुई गाय किसका रूप धारण कर लेती है? आपके ऑप्शन, हिरनी, सियारनी, सींधी या फिर नागिनी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी सिंहनी। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, गधा किस महीने में एक आध बार कुलेल कर लेता है? आपके ऑप्शन, चैत्र, बैसाख, सावन, भादो। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी बैसाख, यानी वैशाख भी कह देते हैं। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, दूसरे दिन गया बैलों को कैसे ले गया? ध्यान से जवाब देना। खींचता हुआ, मारता हुआ, ट्रक पर या गाड़ी में जोतकर। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस कोर्स का फायदा यह है कि आपको आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।